इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सपोज करो ये एटम है और ये इसके शेल है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? यहां पर अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो दो वर्ड यहां पे मैं यूज करूंगा। सपोज करो न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को टोटल 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके इधर खींचता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं 2 न्यूटन के फोर्स से। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन। इस 8 न्यूटन को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आराम से आराम से। कि सर ये क्या है? ये है एटम का मैक्सिमम फोर्स जो इस पर लग सकता है। इसको हम जेड से बताते हैं कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सिव फोर्स है। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं। तो ये टर्म्स लिखिए पहले। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्ट से बताएंगे। न्यूक्लियस अट्रैक्शन न्यूक्लियर पुल को हम जेड से बताएंगे, और जो उल्टा लग रहा है उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट से बताएंगे। बनाइए डायग्राम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है इसका जेड इफेक्ट। द न्यूक्लियर अट्रैक्शन experienced by the electrons is called effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताइए न्यूक्लियस इसको क्यों खींचता है अपनी तरफ? वजह क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। इसका मतलब इसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ता जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहां पे जो आपने लिखा है जेड इफेक्ट, ये बेसिकली जेड माइनस सिग्मा हुआ है नहीं हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर पुल जितना हो रहा है उसमें से माइनस कर दिया आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा। या यूं कहो कि अलोंग अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां नियोन, जब आप इधर से इधर जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। जेड बढ़ता है, नहीं बढ़ता? एटॉमिक नंबर बढ़ता है नहीं बढ़ता? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यानी कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता ही जाता है। लिखिए। हाँ बेटा। ना, सब पे अलग अलग। इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग है। सोचो ना, न्यूक्लियस इसको तो ज्यादा तेजी से खींचेगा ना, उस पर तो दूर जाओगे तो अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला है उसका, बट हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, अगला टाइटल है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हाँ बेटा। सर एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने बोला कि इसके अंदर
जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है ना। हाँ, कम बढ़ता है। हाँ वही। पर जब जैसे हमने एकदम लास्ट शेल से देखा जाए तो बहुत सारी शेल्स बीच में आएंगी, हाँ जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो तब ज्यादा हो जाएगा। बेटा नहीं होता ना, मैं तो क्या बताऊँ, प्रैक्टिकली निकाला गया है लोगों ने, ठीक है। इवन इस वाले शेल का इस पर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट आता ही नहीं है, इतना आता ही नहीं है। वो प्रैक्टिकल बात है, मैं कह रहा हूँ मान ले भाई, मैंने पढ़ी हुई तेरे से ज्यादा साइंस, तो क्या बताऊँ मैं निकाल करके, तो कैसे बताऊँ एक्सपेरिमेंट करके। चलिए लिखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा, सिग्मा से बताएंगे इसको, है ना। लिखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल्स, the electrons in the penultimate shell shields बचाते हैं, shields, the electrons in the penultimate shell shields electrons of the outermost shell, shields electrons of the outermost shell from the nuclear charge, or nuclear pull, or nuclear pull. This is called as shielding effect. The electrons in the penultimate shell shields electrons of the outermost shell from the nuclear charge or nuclear pull. This is called shielding effect. क्लियर? और ये लिख लेना, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है आपने, चलो ठीक है। हेडिंग डालिए, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब देखो, एटम की रेडियस हमें नापनी है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि भाई ये एटम है और ये इसका शेल है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ये डिस्टेंस नाप लो, ये एटॉमिक रेडियस है, इसी को आप एटॉमिक साइज कहते हो। बट कैसे नाप लोगे? ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है कि एक एटम को अलग करके रख दो और फिर उसमें नाप लो, नाप ही नहीं सकते, दिखता ही नहीं, एक तो वो एटम थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो नाप ही नहीं सकते। ये एक बड़ी समस्या हमारे पास। तो हमने क्या करा, टेक्निक यूज करी। हमने ये बोला कि अगर हम दो एटम की बात करते हैं और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो अगर ये पूरी डिस्टेंस 10 मीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो बेसिकली एटम ए और एटम बी के बीच में बॉन्ड क्या है, उस बॉन्ड को हाफ कर दिया तो हमें एटम का साइज मिला। अब देखो, बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो एटम में हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस हो सकता है मेटेलिक बॉन्ड हो, तो अलग अलग। अगर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो जो रेडियस निकलती है हाफ करके, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस निकाली है। अगर इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है तो हम कह देंगे मेटेलिक रेडियस निकाली है। अगर ये आयंस है, आयनिक कंपाउंड है, तो हम बोल देंगे इसकी आयनिक रेडियस है। समझ रहे हो? हाँ, सबका ही तरीका है। तो सब में अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एटम आपस में अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। लिखिए, पहला कोवेलेंट रेडियस। अब अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन आप लिखते हो H2, इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के जो बॉन्ड से बंधे होते हैं, और एटम बेसिकली ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक, ये दूसरा, और ये इनके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी इसका हम क्या कर देंगे, हाँ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि पूरी D है तो R इज इक्वल टू D बाय 2। D क्या है,
बॉन्ड लेंथ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, फॉर H2 मॉलिक्यूल, अगर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो ये देखा गया, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये डिस्टेंस देखी गई 74 पिकोमीटर। तो बताओ एटम का साइज कितना हुआ? अगर दो हाइड्रोजन के एटम के बीच की डिस्टेंस 74 पिकोमीटर, पिकोमीटर समझते हो ना, 10⁻⁻12 मीटर। तो आर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 74/2, 36, क्या 6 ही बोल रहा है, 37 पिकोमीटर। तो ये एक तरीका होता है कोवेलेंट रेडियस निकालने का, लिख लीजिए। ठीक है, ओके, अगला लिखिए दूसरा, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट नहीं, वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल रेडियाई। ये कैसे निकलता है वो भी देखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल। क्लियर है? इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं HH, इसकी बनाऊं HH। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इन दोनों के बीच में, अब मैं कहीं पे हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, उसके एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है? लेकिन बिटवीन टू मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड है? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस, यानी कि बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, आराम से, कहीं पर क्लोरीन गैस भरी हुई है, क्लोरीन कैसा होगा? Cl2, Cl2। अगर मैं इसके क्लोरीन के एटम की बात करूं तो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? किसके बीच में? बिटवीन एटम्स। यहां भी वही होगा। लेकिन मैं बोलूं कि Cl2 के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है? वॉन्डरवॉल फोर्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके पास वीकेस्ट फोर्स है। केमिस्ट्री में जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं, सबसे वीक है। अगर ये वीक ना होता तो H2H2 जुड़ जाता तो सॉलिड या लिक्विड बनता। ये गैस क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है। दूर दूर क्यों है? क्योंकि इस H2 के मॉलिक्यूल पे इस H2 के मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स है, वॉन्डरवॉल फोर्स। बट वो इतना कमजोर है कि ये मॉलिक्यूल आराम से घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर इधर, बट फोर्स है। अगर ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो ये पास पास होते, तो ये गैस ना बन करके ये क्या बन जाता? लिक्विड बनता या सॉलिड बनता। तो ये जो होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस, केमिस्ट्री में जितने भी बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और वॉन्डरवॉल बॉन्ड। लेकिन वॉन्डरवॉल बॉन्ड को हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस ही जनरली बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड कोई दिखता है नहीं। जब मैं कहीं और घूम रहा है, कोई कहीं और घूम रहा है, तो काय का बॉन्ड है? तो ये बॉन्ड होते हैं। अब ये चूंकि वीकेस्ट फोर्स है, अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहां मिलेगा तो दूसरा यहां मिलेगा, तो लेंथ तो ज्यादा आ जाएगी। ज्यादा आ जाएगी तो इसको हाफ करोगे तो वो वैल्यू और ज्यादा आएगी। यानी कि एक किसी की आप निकाल रहे हो कोवेलेंट रेडियस और एक की निकाल रहे हो वॉन्डरवॉल रेडियस। तो कोवेलेंट में तो पास पास होते हैं दोनों एटम, वॉन्डरवॉल में दूर दूर होते हैं, तो वॉन्डरवॉल रेडियस कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, आपको वॉन्डरवॉल फोर्स समझ में आया? पहले बना लो इसको। जैसे
प्रैक्टिकली इन दोनों के बीच में इस बॉन्ड को निकाला गया, ये निकला गया 360 पिकोमीटर। ठीक है, तो सोचो बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 360/2, ठीक है, 180 पिकोमीटर, यह है वॉन डेर वाल्स रेडियस। सोचो नोबल गैसेस की बात करो, हीलियम, अब मुझे हीलियम का रेडियस निकालना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता, इनर्ट गैस है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है? वो भी नहीं करता। क्या मेटल है? मेटल भी नहीं है। कौन सा बचता है? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इसीलिए नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इसीलिए नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियस भी क्या आएगी? सबसे ज्यादा। लिखिए नोट करके, लिखिए नोबल गैसेस आर बॉन्डेड टुगेदर, नहीं एक सेकेंड, atoms of noble gases, atoms of noble gases are bonded together by weak van der Waals forces, by weak van der Waals forces. Hence their atomic size is calculated by van der Waals forces, van der Waals forces, and this size या this radius, and this radius is called as van der Waals radius. रटना मत, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, कॉल्ड एज van der Waals रेडियस। तो हीलियम में कौन सी रेडियस कैलकुलेट करते हैं? van der Waals रेडियस। van der Waals रेडियस का मतलब van der Waals बॉन्ड के बेस पे जो निकालोगे उसको हाफ करके। अब सोचिए लिथियम से लेकर के नियोन तक सिर्फ यही एकमात्र ऐसा है जिसमें van der Waals गैसेस निकलती, van der Waals रेडियस निकलती। इसीलिए नियोन का साइज पूरे पीरियड में सबसे बड़ा हो जाता है। 10th क्लास में शायद मैंने लिखाया हो कि नियोन अपने में सबसे बड़ा होता है, अदरवाइज लिथियम से जाओगे तो साइज छोटा होता रहता है ना, ये तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में कि पीरियड में जाते हैं साइज कम होता जाता है। इस हिसाब से नियोन सबसे छोटा मिलना चाहिए, बट नियोन क्या मिलता है? सबसे बड़ा। वजह van der Waals रेडियस। That is why noble gases are of largest size. That is why noble gases are of largest size in their period. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसका आधा करोगे कोवेलेंट रेडियस, van der Waals फोर्स का यानी van der Waals बॉन्ड का आधा करोगे तो van der Waals रेडियस। अगला लिखिए मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, सपोज करो मैंने आयरन का स्पेसिमेन लिया है, हाँ जी आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, बैठो आप। तू तो पढ़ चुका है मेरे से शायद, नहीं पढ़ा? बेटा अभी क्लास होगी ना आपकी, आइए। इसमें क्या होंगे? आयरन के एटम होंगे बहुत सारे। देखिए होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये आयरन का एटम और इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों। ये आयरन का एटम, इसका इलेक्ट्रॉन सॉरी, इसका घूम रहा होगा, इसका भी घूम रहा होगा, इसका भी घूम रहा होगा। भाई मेटल है तो एटम जुड़े जुड़े होंगे ना आपस में।
सॉरी, ओहो, छोटा कर देता हूँ ना, कौन बनाता है घूमेगा, ठीक है। अब जब ये एटम पास पास होते हैं तो देखिए क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर घूम रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, इसका इलेक्ट्रॉन इसका, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। बड़ी इलेक्ट्रॉनों की आंखें तो होती नहीं है, क्या आंखें होती, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसके पास आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है, फिर इधर घूम जाता है, फिर इसके चारों घूम जाता है, फिर यहाँ घूम जाता है, फिर ये घूम जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे इसका वाला इधर से निकल के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, किसको पता मेरा बाप कौन है कि नहीं, घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं ना कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो कंडक्ट करते हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ये भी एटम फोर्स लगाएगा, वो भी लगाएगा, तो ये एक एटम इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में है और ये इलेक्ट्रॉन किसी और के अट्रैक्शन में है, तो इन दोनों का भी आपस में अट्रैक्शन हुआ नहीं हुआ। मैं तेरा दोस्त वो है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरा बहुत अच्छा दोस्त ये है, तो ससुरा ये भी मेरे किसी तरह से दोस्त बन ही जाएगा, है कि नहीं। अब सोच, ये जो है इसका भी दोस्त है, उसका भी दोस्त है, और तुम तीनों मेरे दोस्त है, तो ये और ज्यादा पक्का दोस्त बनेगा, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। क्लियर। तो यहां पर एक बात आती है जो आपको 12th तक याद रहनी चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैसे तो पेयरिंग क्या है बाद में सीखते रहेंगे, है ना। सही चीज लिखा देता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके निकल गया, तो बाकी जो चीज बची है वो क्या बचा, कर्नल। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो इनको हम बोलते हैं कर्नल। और ये कर्नल्स में आपस में भी बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और इस मेटेलिक बॉन्ड को हाफ कर दोगे, जो भी टेक्निक होती है निकालने की, तो आपका मेटेलिक रेडियस निकल जाएगा। लिखिए, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ रखा है, सोडियम उसको क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, पढ़ा है ना। आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पास पास आ जाते हैं, तो वो जो बॉन्ड स्टैब्लिश होता है प्लस और माइनस के बीच में, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, इसी फोर्स को दरअसल हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। 10 में पढ़ाया हुआ, ये मैंने तो क्या पढ़ाया था, है ना। तो उस आयनिक, अच्छा ये भी देखना, आयनिक बॉन्ड प्लस माइनस के बीच में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास रहेंगे, तो उनकी डिस्टेंस कम आएगी, उसको हाफ करोगे तो ये और कम हो जाएगा, इसीलिए आयनिक रेडियस सबसे कम होती है। लिखिए, आयनिक रेडियस आयनिक बॉन्ड वही 10th क्लास वाला बेटा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, इसके आ गया नेगेटिव, इसके आ गया पॉजिटिव, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है, कौन से फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और इस फोर्स को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब इसका आप ये स्ट्रॉन्ग होता है प्लस माइनस के बीच में, तो एटम बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। पढ़ा हुआ है हमने कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब। और इसको आप और हाफ कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, इसीलिए आयनिक बॉन्ड छोटा निकलता है। लिखिए इस लाइन को, लिखिए, द रेडियस कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड, the radius calculated with the help of ionic bond is called as ionic radius. अब बताइए, आपने चारों तरह की रेडियस पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, कोवेलेंट, मेटेलिक, आयनिक और वंडरवॉल। इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आनी चाहिए, वंडरवॉल की, क्योंकि वीक है, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा आता है। उसके बाद में मेटेलिक, है ना, मेटेलिक का थोड़ा सा रहता है ना,
मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट आयनिक तो सबसे छोटा हुआ ना, कोवेलेंट रेडियस, और सबसे कम आयनिक। लिख लीजिए।